हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो बहुत छोटा सा टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में। इसमें से जनरली एक न्यूमेरिकल आता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑलमोस्ट 40 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। क्या टॉपिक है ये है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु या प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु या प्रकाशीय तंतु। देखो क्या है ये। पहली चीज़ तो आपके जो केबल्स आते हैं ना, इंटरनेट के जो केबल्स आते हैं, जैसे वाईफाई के लिए हम लोग ब्रॉडबैंड वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो केबल्स लगे हुए रहते हैं, उन केबल्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये कोई केबल है, ये कोई केबल है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजते हैं। और ये तरंगे क्या करती है, ऐसे जाती है, फिर यहाँ से टकराती है, फिर ये इधर जाती है, फिर यहाँ से टकराती है, फिर यहाँ जाती है। ऐसे करते हुए हम लोग इसको जहाँ पे भेजना चाहते हैं ना, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये पूरा ऐसे ट्रांसमिट होती है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर। क्लियर है? ये जो फाइबर बनाया गया है, ये जो हम लोगों ने केबल बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। ठीक है, क्लियर है? तो और भी जगह पे इसकी इंफॉर्मेशन, जैसे आजकल तो मेडिकल लाइन में भी, जैसे हम लोग कुछ मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा कैमरा फिट किया जाता है। मतलब फिट क्या किया जाता है, केबल के थ्रू भेजा जाता है और फिर वो अंदर का जो मोमेंट होता है उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है कि अंदर किस तरीके से ऑपरेशन वगैरह हो रहा है। ये वो जो चीज़ें, वो उसके अंदर भी जो केबल काम में लिया जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। इस टाइप की टेक्नोलॉजी बहुत जगह पे यूज की जाती है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि ये ऑप्टिकल फाइबर अपने को समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है उस पर आता हूँ मैं। मतलब इसके पीछे जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी काम करती है, इसके पीछे जो थ्योरी काम करती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है इसका जो सिद्धांत है, इसके जो पीछे जो थ्योरी है वो कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बचपन में पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक बार छोटा क्वेश्चन इसी पे भी पूछा गया है कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जैसे ऐसा है कि मान लो कोई एक मीडियम है, एक माध्यम है। आप ऐसे समझ लो कि आप स्विमिंग पूल के अंदर हो, ये स्विमिंग पूल है, आप इसके अंदर हो और आप यहाँ से टॉर्च जलाते हो। यहाँ से क्या कर रहे हो? टॉर्च जला रहे हो, मतलब यहाँ से आप लाइट भेज रहे हो। ठीक है, अब स्विमिंग पूल है तो पानी है, उसके अंदर पानी है तो सतह पे आएगा, जैसे ही लाइट यहाँ पे सरफेस के ऊपर जैसे आएगा, यहाँ से क्या होना चाहिए? अपवर्तन होना चाहिए ना, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। मतलब लाइट इधर जानी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए लाइट, और निकलती है। ठीक है, ये होता है अपवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, क्योंकि ये माध्यम कैसा था? ट्रांसपेरेंट था, ये पारदर्शी माध्यम था, इसलिए ऐसा घटना हो गई। लेकिन अगर सपोज अभी ये जैसे ये एंगल ये है, इस एंगल को मैं थोड़ा और बढ़ाऊँ, मतलब मैं अगर यहाँ से ना भेज के अगर इस टॉर्च की लाइट को यहाँ से भेजूँ, तो पहले ये यहाँ पे था, अब ये और झुक जाएगा, ऐसे यहाँ से भेजा तो थोड़ा इधर और आ जाएगा, ये जो होगा थोड़ा इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और ऊपर से भेजूँ यहाँ से, अगर थोड़ा यहाँ से भेजूँ मैं, तो लाइट यहाँ आ जाएगी। ठीक, अगर मैं थोड़ा और एंगल को बढ़ा दूँ, थोड़ा अगर और एंगल को मैं बढ़ा दूँ, अगर मैंने एंगल कर दिया मान लो यहाँ पे और बढ़ा दिया, तो ये लाइट बाहर निकलने के बजाय वापस से अंदर आ जाती है। मतलब अपवर्तन होना चाहिए था, दूसरे माध्यम में जाना चाहिए था,
अलग मीडियम में जाना चाहिए रिफ्रैक्शन के बाद में, बट मैंने एंगल एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कर दिया तो क्या हो रहा है, ये उसी मीडियम में वापस आ गया। मतलब अपवर्तन की जगह क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तन हो गया। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और ये जिस एंगल से पे ये स्टार्ट होता है उस एंगल को बोलते हैं क्रांतिक कोण। इसको आई बोल देता हूँ, जो एंगल है IC बोल देता हूँ। इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। मतलब उस एंगल के बाद में अगर एंगल का वैल्यू और बढ़ा देते हो, कोण का मान और बढ़ाते हो, तो ये उधर जाने के बजाय इधर आ जाता है। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आई बात समझ? तो क्रिटिकल एंगल से क्रांतिक कोण से जब ज़्यादा हो जाता है मान, तो क्या होता है, ये लाइट दूसरे माध्यम में जाने की बजाय वापस उसी मीडियम में लौट आती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पर ये घटना तब होती है जब ये माध्यम सघन हो, ये विरल हो, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, इसकी डेंसिटी कम हो। तो स्विमिंग पूल का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो स्विमिंग पूल में पानी के अंदर है हम लोग, तो पानी की डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है, वो सघन है, और बाहर हवा है तो हवा विरल माध्यम है, मतलब कम डेंस है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे मान लो डेंसिटी को हम लोग उसको अपवर्तनांक से बताते हैं, घनत्व को अपवर्तनांक म्यू से, म्यू लिख दो या n से, मैं यहाँ पे n लिखूंगा। तो इसका सपोज n जो भी लेना चाहते हो n1 ले लो, इसका n2 ले लो। तो यहाँ पे n1 जो है वो n2 से क्या है, ज़्यादा है। सघन माध्यम से लाइट जा रही है विरल माध्यम में, तब ये घटना होती है। ज़्यादा डेंस मीडियम से लो डेंस मीडियम में अगर लाइट जाती है, और हम लोग लाइट को इस तरीके से भेजते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से अगर ज़्यादा हो जाए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, मतलब उसी मीडियम में लौट आती है। आगे बात समझ? तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में भी हम लोग लाइट को इस तरीके से एंगल पर छोड़ते हैं कि ये यहाँ से उधर जाने के बजाय वापस से रिफ्लेक्ट हो जाए, फिर ये यहाँ पर भी इस तरीके से गिरे इंसिडेंट हो कि ये वापस से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, और कंटिन्यूअस से इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये लाइट आगे तक चलती रहती है। और ये वाला कंसेप्ट यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। क्लियर है? ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जरूरी ये है क्या, कि एक तो इस माध्यम का घनत्व बाहर वाले माध्यम के सापेक्ष क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इसका डेंसिटी कम होना चाहिए। सपोज ये n1 है और इसका बाहर वाले का n2 है, तो n1 जो है n2 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात ये जिस एंगल पे हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं ना, तो ये जो एंगल है ना आई या जो भी बोल रहे हो आप, ये एंगल है ना क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, उसके बराबर तो होना ही चाहिए। ये कोण क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब इसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, एक थ्योरी है, और उसके बेसिस पे हम लोग इसका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, एक दो फॉर्मूले निकालते हैं इसके। देखो ऑप्टिकल फाइबर का, इसका देखो स्ट्रक्चर वगैरह भी अभी इसी के अंदर आ जाएगा, संरचना वगैरह। अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, संरचना, इसमें क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब एक पारदर्शी माध्यम, और उसका एक हम लोग ऐसे बेलनाकार ऐसे वो बना लेते हैं, मतलब केबल बनाना ना अपने को, तो ये मीडियम ले लिया एक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोर, क्रोड बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कोर या क्रोड। इसके चारों तरफ एक दूसरा माध्यम का कवर लगा देते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधान। क्या बोलते हैं इसको, परिधान बोलते हैं। ये दूसरा मीडियम है, ये अंदर दूसरा मीडियम, दोनों पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इस तरीके के मटेरियल का हम लोग बनाते हैं। ये जो अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो येलो वाला मैंने दिखाया ये है कोर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रोड, और ये है इसको बोलते हैं परिधान, आउटर मीडियम या जो भी है कवर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक है वो n1 है, इसका बाहर वाले का जो है वो n2 है,
और इसके ऊपर एक लेयर भी चढ़ा देते हैं जो कि बाहर से उसको, वो जो केबल बनाया है उसको बाहर से कवर करे, ठीक है, बाहर से डैमेज ना हो। तो वो भी होता है, लेकिन उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने कंसेप्ट का पार्ट नहीं, वो तो इसको सुरक्षित रखने के लिए उसके लिए बनाया जाता है, उसके ऊपर कवर लगा दिया जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से लाइट भेजेंगे, हम लोग इसके अंदर से ऐसे लाइट भेजेंगे, है ना, लाइट भेजेंगे। तो ये बाहर वाला जो माध्यम है ये कुछ भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, अगर पानी में है तो पानी भी हो सकता है। मतलब केबल कहाँ रखा हुआ है, मतलब हमने लाइट को इसके अंदर भेज रहे हैं तो बाहर हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, पर जो भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक n0 ले लेते हैं। इसका n1 है और इसके बाहर वाले का n2 है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जाएगा और फिर ये यहाँ से थोड़ा चेंज होगा डायरेक्शन और ये यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पर अगर क्रांति कोण से ज़्यादा, देखो एक माध्यम यहाँ पे ये येलो वाला और ये जो ऊपर वाला है, मतलब ये यहाँ पर ये येलो वाली बाउंड्री है n1 और n2 दोनों माध्यमों के बीच की। मतलब जैसे स्विमिंग पूल वाला अंदर वाला पानी है और वो दूसरा मीडियम है, ऐसा है सिस्टम। तो यहाँ पर दोनों माध्यम की बाउंड्री आ गई। अब यहाँ पर अगर बाउंड्री आ गई, यहाँ पर अगर क्रांति कोण से ज़्यादा है इस एंगल का वैल्यू, तो ये क्या होगा, ये बाहर जाने के बजाय वापस आ जाएगा ऐसे, फिर इधर से ऐसे, और इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये लाइट इसके अंदर चलती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे चली जाएगी। इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। अब ये जो एंगल्स बनाएगा ना, उनकी थोड़ी बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, समझा ना। दूसरी एक और चीज़ मैं बता सकता हूँ, यहाँ से एक और चीज़ का डिस्कशन कर सकते हैं कि देखो अंदर वाला जो ये लिया है ना मैंने, इसकी आप रेडियस r ले सकते हो। ये जो है रेडियस इसकी r ले सकते हो, इसकी रेडियस आप कितनी ले सकते हो, r रेडियस ले सकते हो, ठीक है। ये r रेडियस है और इसको आप जब लेना चाहो इसको कैपिटल R ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R ले सकते हो, जो भी लेना चाहो कुछ भी लिख सकते हो। और इसके बाहर का जो मीडियम है वो हवा या पानी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी है अंदर वाले का, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, अरे इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा ना। मतलब ये जो है डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, डेंसिटी जो फंक्शन है वो r का फंक्शन हो गया, ठीक है। डेंसिटी किसका फंक्शन हो गया, r का फंक्शन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब रेडियस का वैल्यू 0 से r तक की बात करूँ मैं, r नहीं मतलब इसको x ले लो, x का फंक्शन ले लो, रेडियस जो है x का फंक्शन है। तो x का वैल्यू अगर 0 से r तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है, अंदर वाले बीच में, येलो वाले में, तो अपवर्तनांक कितना है, n1 है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके r से कैपिटल R के बीच में है तो n2 है, r से कैपिटल R के बीच में है तो कितना है, n2 है। और इसके बाहर है वो हवा माध्यम आ गया, हवा या जो भी है, पानी में अगर केबल है तो पानी आ जाएगा, पर उसको n0 ले रहे हैं, ये बाहर जो है वो n0 है, यहाँ पे जो भी है। तो x का वैल्यू अगर r से भी ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, n0 बोल देता होगा, ठीक है, क्लियर है। n1 सबसे ज़्यादा है, n2 उससे कम है और n0 उससे भी कम है, ठीक है। n1 सबसे ज़्यादा है इसमें, n1 सबसे ज़्यादा है, क्लियर है। तो जनरली हम लोग इसका एक ऐसे ग्राफ भी बना देते हैं, इंडेक्स बोल देते हैं इसको, ग्रेडेड इंडेक्स भी बोल देते हैं कि अगर मैं बात करूं अंदर 0 से r तक, जैसे सपोज यहाँ पे मैं 0 से r तक की एक लाइन बना देता हूँ, स्मॉल r, फिर r से कैपिटल R से मान लो कैपिटल R यहाँ पर है, कैपिटल R से बाहर, तो 0 से r तक तो n1 है, तो 0 से r तक मान लो n1 है, फिक्स है ना, कांस्टेंट है, ये n1 है। फिर r से कैपिटल R के बीच में n2 है, तो n2 कम है, तो मान लो ये है जो वो कुछ कम है, यहाँ पर है r से कैपिटल R के बीच। फिर r के बाद में इसका वैल्यू n0 है, मान लो n0 इससे भी कम है, तो ये कुछ ऐसे बना दिया, ये ऐसे रहेगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है यहाँ से। इसको कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे यहाँ तक तो ऐसा हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ तक ऐसे हो गया, फिर ये आगे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये कोर है, ये तो अंदर वाला मीडियम है, क्रोड जिसको बोल रहे हैं हम लोग। ये परिधान है जिसको हम लोग कवर बोल सकते हैं या लेयर बोल सकते हैं,
और ये बाहर वाला मीडियम है, हवा या पानी हो सकता है। अगर केबल को समंदर में डाल के लाए हैं, पानी में है, तो यहाँ पर N0 जो भी है ये N1 है, ये N2 है और ये N0 है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आती है मुझे यहाँ से कि फाइबर के अंदर ऐसा सिस्टम होता है। अब ये दोनों मीडियम को मैं अलग से बना के इसमें एंगल वगैरह सेट करके मैं इसका ही कैलकुलेशन करके बताता हूँ ताकि इसमें कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके हम लोग। तो देखो ये जैसे मैंने बना दिया, क्रोड बना दिया, ये क्या बना दिया मैंने? क्रोड बना दिया। कोर जो अंदर है वो, इसके बाहर जो है वो ये बाहर वाला मीडियम है। ठीक है, मतलब इसका अपवर्तनांक N1 है, इसका कितना है? N2 है। ये तो बीच में कोर हो गया, ये बाहर वाला, मतलब मैं इसी को बना रहा हूँ, ये जो है ना, ये बीच वाला फिर ये बाहर वाला। ठीक है, ये ही बना रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़े अलग तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन कर सकूँ। ठीक है, अब क्या है देखो, जैसे मान लो ये अपना केबल है, ये बाहर जो मीडियम है ये N0 है, इसका अपवर्तनांक, ये हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। अभी न्यूमेरिकल में बताऊंगा, हवा भी आती है, कभी कभी पानी भी आता है, मतलब कोई भी मीडियम में रख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ से मान लो यहाँ से मान लो कि अपने पास में ऐसे कोई वेव एंटर करती है केबल के अंदर। ठीक है, केबल के अंदर कोई वेव एंटर करती है, ये यहाँ से अपने पास में हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये अभिलंब हो गया, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? अभिलंब। ये अल्फा एंगल है, मान लो इससे अल्फा एंगल बना रहा है, नॉर्मल है ये। फिर यहाँ से अंदर आएगा तो ये थोड़ा सा सघन माध्यम है, सघन माध्यम है तो ये थोड़ा इधर चला गया, मान लो झुक गया। ये एंगल जो है ये मान लो बीटा एंगल है, कितना है? बीटा। अब ये यहाँ पे गया। अब मेन घटना यहाँ की है कि यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए, तब भी ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये ऐसे 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 जाएगी, है ना। तो यहाँ पर होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, इसको समझ में गामा बोल दो, ये गामा एंगल है ना, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। मैं एक बार थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली समझ सको। ये जो एंगल है ये वाला, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा सपोज ऐसा सिस्टम है, तब तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। अब चलो, क्योंकि ये देखो हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पर ये सघन माध्यम है, N1 का जो अपवर्तनांक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो N2 से ज़्यादा, मतलब ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा, इसकी डेंसिटी कम है, तो सघन से विरल में जा रही है, और सघन से विरल में जाएगी, हाई डेंस टू लोअर डेंस में जाएगी, तो ये गामा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो चलो ठीक है, ये होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? क्लियर? चलो हम लोग कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, अब समझना इस चीज़ को। एक तो ऐसा है कि देखो स्नेल्स लॉ एक होता है साइन आई बाई साइन आर, जो है वो होता है μ2 बाई μ1, ऐसे पढ़ा होगा आपने। स्नेल्स लॉ होता है, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये सेकंड का ले लो यहाँ से, और ये फर्स्ट का ले लो, ऐसे होता है। यहाँ पर म्यू को मैं n से लिख रहा हूँ, तो ये ऐसे हो गया, मान लो n सेकंड मीडियम का और n फर्स्ट मीडियम का, ऐसे होगा। अरे क्लियर है ना? अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तन होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, तो हम लोग ये स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ये मीडियम है N0 वाला, N0 से वो N1 वाले मीडियम में जा रहा है, यहाँ से यहाँ। तो ये I तो होता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल अल्फा। जैसे यहाँ पर इस बॉर्डर पे बात करूँ, इस मीडियम में यहाँ पे ये अल्फा, यहाँ पे जो एंगल है बीटा है, मतलब I जो है वो तो अल्फा हो गया, और R जो है वो हो गया बीटा हो गया। ये N0 पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। तो यहाँ पर देखो इसके लिए लगा रहा हूँ मैं, तो साइन I की जगह तो आ गया अल्फा, और साइन R की जगह आ गया साइन बीटा। ठीक है, ये पहला मीडियम है N0 है इसका, दूसरे मीडियम का N1 है, तो दूसरे मीडियम का N1 है, पहले मीडियम का N0 है। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिला, N0 साइन अल्फा इक्वल टू N1
साइन बीटा। एक इक्वेशन तो ये मिल गया, ये आगे काम मिलेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर दो मीडियम की बाउंड्री पे हम लोगों ने ये स्नेल्स लॉ लगा दिया, अपवर्तन का नियम जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन का लॉ, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक बार टाइम देख लो मैं, ठीक है, क्लियर है। एक विजिबिलिटी ठीक है ना इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, चलो ठीक है। इसको ये जो है इस लाइन को इस ट्राइंगल में इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्या दिक्कत है? इसको ए लिख दिया, इसको बी, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी कर दी, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो एंगल है ना गामा, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब गामा जो है, एक सेकेंड, गामा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एटलीस्ट आईसी से, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल, और आईसी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, साइन आईसी जो होता है वो होता है 1/μ, मतलब अपवर्तनांक। म्यू मतलब अपवर्तनांक होता है। ये अपवर्तनांक किसका है? इस मीडियम का है, इसका n1 वाले का है। ये किसका है? n1 का n2 के रिस्पेक्ट में। ये n1 का होता है n2 के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे लिखा जाता है 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे लिखा जाता है एक्चुअल में n1/n2, ऐसे। मतलब साइन आईसी जो है वो क्या होता है? n2/n1, क्लियर है? ठीक है। यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ साइन लगा दूँ तो ये साइन आईसी हो जाएगा, ठीक है। साइन आईसी का वैल्यू ये पुट कर दूँ तो साइन गामा जो है वो हो जाएगा n2/n1, या गामा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा साइन इनवर्स n2/n1। मतलब गामा का वैल्यू कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर है? चलो आगे मुझे बात समझ, आगे और डिस्कस करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अभी आगे देखिए, ये जो ट्राइंगल है ना, मैं इस ट्राइंगल को बना रहा हूँ इधर फिर से। ये जो ट्राइंगल है ये ऐसा है, ये एल्फ नहीं, ये है बीटा, ये है गामा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर मैं साइन गामा कैलकुलेट करूँ, अगर ये एंगल है तो ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस कर्ण, तो ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। मतलब ये आ जाएगा अपने पास में क्या हो जाएगा, ये सी परपेंडिकुलर, तो और ये क्या हो गया ए, तो साइन गामा मेरे पास में क्या आ गया, c/a आ गया, ठीक है। चलो बढ़िया है, एक चीज़ तो मुझे ये मिल गई, साइन गामा इक्वल टू c/a, क्लियर। चलो एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, इसी में अगर मैं साइन बीटा कैलकुलेट करूँ, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कर सकते हो। इसी में अगर मैं साइन बीटा कैलकुलेट करूँ, साइन बीटा, तो एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया, और ये तो कर्ण है ही, तो b/a आ गया, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सही है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। एक इक्वेशन और देखो, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से a² इक्वल टू b² प्लस c² हो सकता है, तो a² इक्वल टू b² प्लस c² हो सकता है। यहाँ से c² जो है वो a² माइनस b² हो जाएगा। अगर मैं a से डिवाइड कर दूँ a² से, तो c²/a², तो 1 माइनस b²/a² हो गया, राइट। तो c/a क्या मिल गया मुझे, c/a मिला मुझे √1 माइनस b²/a², ठीक है, ये मिला, क्लियर है क्या? c/a मुझे मिला 1 माइनस b²/a², ठीक है।
तो यहाँ से देखो c/a होता है साइन गामा, मतलब साइन गामा का वैल्यू मिल गया मुझे क्या, √1 - b²/a², साइन गामा। और साइन गामा का वैल्यू देखो इसके ऐसे होता है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है 1 - b² - a², ये ग्रेटर देन इक्वल टू n2/n1 होना चाहिए। अरे मैंने ये साइन गामा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 1 - b²/a² ग्रेटर देन इक्वल टू n2/n1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - n2/n1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू b/a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ऐसे ले लूँ b/a लेस देन इक्वल टू √1 - n2²/n1², ठीक है। और b/a तो किसके बराबर है, b/a है साइन बीटा के, इसका मतलब इसको मैं साइन बीटा के बराबर लिख सकता हूँ, साइन बीटा लेस देन इक्वल टू √1 - या इसको मैं ऐसे लिख लूँ n1² - n2² अपॉन n1², ठीक है। ये n1 रूट से, अगर नीचे वाले टर्म को रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दूँ, नीचे n1 बचेगा, n1 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एक बार मैं 2 स्टेप में कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ, साइन बीटा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n1² - n2², नीचे वाले टर्म को ओनली n1 लिख देता हूँ क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ये n1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा। तो अपने पास में एक इक्वेशन मिल गया, ये n1 साइन बीटा लेस देन इक्वल टू √n1² - n2², राइट। एक चीज़ तो ये मिल गई मुझे। और n1 साइन बीटा, फर्स्ट इक्वेशन जो था उसमें देखो n1 साइन बीटा n0 साइन अल्फा के बराबर होता है, n0 साइन अल्फा। तो अपने को एक चीज़ और मिल जाती है यहाँ से कि n0 साइन अल्फा जो है वो किसके, इसकी वैल्यू के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए एक दूसरी चीज़, इसको दूसरे टर्म्स में और लिखते हैं, इसको एक दूसरे टर्म्स में और लिखते हैं, कैसे इसको जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर, एन ए से लिखते हैं इसको। एक ये सिंगल वर्ड है, मतलब वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म है एन ए। ये एन और ए कुछ अलग अलग नहीं है, एन ए का मतलब है न्यूमेरिकल अपर्चर। जैसे इसको मैं एन भी लिख सकता था लेकिन जनरली एन ए से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं संख्यात्मक द्वारक, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, ये इसको बोलते हैं संख्यात्मक द्वारक, संख्यात्मक द्वारक। ये जो है ये ऐसा आता है n1² - n2²। किसको लिखा है मैंने n1 साइन बीटा को लिख दिया, ठीक है। और n1 साइन बीटा n0 साइन अल्फा के बराबर भी होता है, इसका मतलब है कि ये भी किसी के बराबर, ये भी na के बराबर ही है, राइट, ऐसा। इसी का देखो एक दूसरा फॉर्म और लिखते हैं हम लोग, ऐसे na तो है, इसको ऐसे लिखते हैं a² - b² को हम लोग ऐसे लिखते हैं a + b a - b, तो n1 - n2 और n1 + n2 ऐसे लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ऐसे करके कि जो n1 + n2 का जो एवरेज वैल्यू है वो ऑलमोस्ट n1 के बराबर ही है, ऐसे। ये एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो इससे क्या होता है n1 + n2 जो है वो किसके बराबर आ जाता है, ऑलमोस्ट 2n1 के। तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ये तो है n1 - n2, ये हो गया 2n1 na, ठीक है। टाइम बचा है क्या मेरे पास, टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है।
तो इसके जो आगे का प्रोसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो करीबन 20 मिनट का नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।